ये आप देख रहे हो यहाँ एक कुछ ब्लिस्टर्स जैसे एक होठों पर दिख रहे हैं, ये क्या है? इसको बोलते हैं हर्पिस। और आपको जानकारी के लिए और बड़ी ही एक शॉकिंग बात है कि ऑलमोस्ट दुनिया में 80 to 90% मतलब कि ऑलमोस्ट सबको ही हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन है। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर। नाउ ये होता क्या है? ये जो हमें दिख रहा है इसको बोलते हैं ओरल हर्पिस। सो हर्पिस जो वायरस है ये दो तरह का होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं HSV1 विच इज़ हर्पिस सिम्प्लेक्स 1 वायरस विच इज़ मेनली इन दी ओरल एरिया, वो अपने सिम्टम्स देता है। और एक होता है दूसरा जिसको बोलते हैं कि हर्पिस सिम्प्लेक्स 2 जो जेनाइटल एरिया में, यूजुअली जेनाइटल एरिया में सिम्टम्स देता है। और ये एक तरह की जो HSV2 है जिसको हम जेनाइटल हर्पिस बोलते हैं, एक तरह का सेक्सुअली ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। मतलब क्या है कि जो सेक्सुअल रूट के थ्रू जो ट्रांसमिट होते हैं तो उसको हम STDs या STI बोलते हैं। तो जो HSV2 है ये जेनाइटल हर्पिस करता है और एक STD है। और जो ओरल हर्पिस है ये HSV1 के थ्रू होता है। बट इनफैक्ट HSV1 भी कुछ कुछ केसेस में जेनाइटल एरिया में भी पाया जा सकता है। एंड वन थिंग विच इज़ अगेन फॉर ऑल ऑफ अस टू रिमेंबर कि बहुत ही कॉमन है HSV1 ओरल हर्पिस, लगभग 80 to 90% दुनिया में पॉपुलेशन में सबको है। और जो HSV2 है जेनाइटल हर्पिस है ये इसका जो नंबर है वो करीब करीब 20%, अगर हम देखेंगे तो हर 5 में से 1 को जेनाइटल हर्पिस होता है। हर्पिस के लक्षण क्या होते हैं ऐसा बात करते हैं, ठीक है? तो आपने पुराने वीडियो में देखा होगा कि हर्पिस 1 ओरल हर्पिस के लिए होता है और हर्पिस 2 जेनाइटल हर्पिस होता है। दोनों ही बीमारियों में जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं कि जो शुरुआत होती है, जैसे किसी को होने वाला होगा ना तो एक्चुअली पता चल जाता है, ऐसे टिंगलिंग सा सेंसेशन होता है, इचिंग जैसी होती है उस इलाके में। और वहाँ पर थोड़े दिनों बाद करीब करीब 4 से 5 दिन बाद एक्सपोजर के, अगर आप किसी के कांटेक्ट में आए हैं जिसको हर्पिस है, उसके करीब 4-5 दिन बाद क्या होगा कि वो सेंसेशन शुरू होगा और छोटे छोटे से ब्लिस्टर्स बन जाएंगे। वो ब्लिस्टर्स क्या होते हैं? टेंस टाइनी वेसिकल्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी वेसिकल्स होंगे, पेनफुल होंगे। और ये जुड़ के, अगर बहुत सारे होते हैं कई बार वो जुड़ के एक थोड़ा बड़ा सा गुच्छा जैसा भी बना सकते हैं और ये टिपिकली पेनफुल होते हैं, ठीक है? तो अगर वो ओरल एरिया में होंगे तो ओरल में क्या है कि जनरली वो लिप्स के ऊपर, ऐसे नोज इधर यहाँ पर भी हो सकते हैं, ओरल अंदर म्यूकोसा में भी हो सकते हैं। और जो जेनाइटल हर्पिस है, जेनाइटल हर्पिस आपके शाफ्ट ऑफ पेनिस पर हो सकता है, लेबिया पर हो सकता है, वेजाइना के बाहर की तरफ हो सकता है, इनफैक्ट आसपास के इलाकों में भी हो सकते हैं। और एनल कनाल में, रेक्टम इधर उधर जो एनल कनाल है वहाँ पर भी हर्पिस के कई बार ऐसे पेशेंट्स को हमने देखा है कि वहाँ पर भी होता है। इसके अलावा हर्पिस में क्या होता है कि कभी कभी हाथों पर भी होते हैं, उसको हम हर्पेटिक विटलो बोलते हैं। हाथों पर भी इस तरह के ब्लिस्टर्स आते हैं। कुछ सीरियस केसेस में, तो ये तो है एक जनरल प्रेजेंटेशन है, कुछ सीरियस केसेस में ये फर्दर स्प्रेड भी कर सकता है। क्या होता है कि इसको बोलते हैं हर्पेटिक केराटाइटिस, मतलब आंखों में इन्फेक्शन कर सकता है, हर्पेटिक मेनिंजाइटिस और हर्पेटिक एंकेफेलाइटिस होता है। तो ये जो सीरियस इन्फेक्शंस होते हैं उसमें एंकेफेलाइटिस, केराटाइटिस और मेनिंजाइटिस और इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी देखे गए हैं, जो कि रेयर होते हैं बट इट कैन स्टिल हैपन। तो आप बात करते हैं हर्पिस फैलता कैसे, होता कैसे है, ठीक है? तो अगर आप किसी के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो जो हर्पिस वायरस 1 है, ओरल हर्पिस है, जो जनरली वो मुंह पर और इन इलाकों में होता है, तो अगर वो सलाइवा का टच है और क्लोज अगर आप टच में आते हैं, पेशेंट क्या होता है कई बार ऐसे खुजाते हैं तो वो हाथों पे रह जाता है, आप हाथों से जोड़ेंगे तो उस वक्त भी मिल सकता है। और ये जनरली तब होता है जब एक्टिव लीजन होती है, मतलब जो बड़े बड़े ब्लिस्टर्स हो रखे हैं, उस वक्त सबसे ज्यादा उसका फैलने के चांसेस हो सकता है। सिमिलरली अगर वो जेनाइटल हर्पिस है, तो जेनाइटल हर्पिस में क्योंकि जेनाइटल लीजन्स में है तो अगर हम बिना अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं उस वक्त भी हो सकता है। लेकिन साथ में ये जरूर ध्यान रखा जाए कि इनफैक्ट अगर कॉन्डोम लगाकर भी जो लोग सेक्स कर रहे हैं उसके बाद भी जेनाइटल हर्पिस ट्रांसमिट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर मुंह पर भी कई बार होता है और सिमिलरली जेनाइटल कॉन्डोम के अलावा आसपास के इलाकों में भी हो सकता है। तो उससे क्लोज कॉन्टैक्ट, स्किन के क्लोज कॉन्टैक्ट से भी हर्पिस फैल सकता है। सो हर्पिस एंट्री कैसे करता है? अभी जैसे हमने पुरानी रील में देखा कि क्या उस कांटेक्ट पर आने पर और टच करने से आता है। तो हर्पिस के साथ होता क्या है? हर्पिस या तो स्किन में कोई अगर एब्रेडेड स्किन है या कोई कट है या फिर म्यूकोसा है। म्यूकोसा का मतलब होता है जैसे ये माउथ की म्यूकोसा या जेनाइटल एरिया की म्यूकोसा, तो वहां से हर्पिस वायरस एंट्री करता है। हर्पिस वायरस एंट्री करने के बाद क्या होता है कि वो नर्व कैनाल, जो नर्व रूट्स होती हैं, जो नर्व्स होती हैं अंदर शरीर में, उनके अंदर वो ट्रैवल करता है और जाके
एक गैंग्लियन बोलते हैं या नर्व रूट होता है, वहां पे जाके बैठ जाता है आराम से, उसको बोलते हैं वो लेटेंसी में चला जाता है, मतलब सोने की अवस्था में चला जाता है और वह सालों सालों तक बैठा रह सकता है। अब ये जब सालों तक बैठा रहता है, उसके बाद किसी भी कारणवश, बहुत सारे कारण होते हैं जो बताएंगे क्या कारण होते हैं, और उन कारणों की वजह से क्या होता है कि ये हर्पिस वायरस वापस बाहर आता है, और बाहर आने के बाद कभी कभी सिर्फ टिंगलिंग सेंसेशन दे सकता है। अदरवाइज क्या होता है, बाहर आने के बाद वो छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बना सकता है, और ब्लिस्टर्स के अलावा अगर बहुत दिनों तक, ऐसा भी बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि ब्लिस्टर्स के बाद वो अल्सरेट भी कर सकता है, मतलब वो एक टिपिकल अल्सर भी बना सकता है, और ये टिपिकली एक पेनफुल अल्सर्स होते हैं। तो ये एक टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है जो हमने हर्पिस वायरस में बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने की हर्पिस में, कि हर्पिस पूरी जिंदगी, अगर एक बार आपको हर्पिस हो गया तो पूरी जिंदगी भर के लिए वो अपने शरीर में रहता है। हम उसे दवाइयों से कंट्रोल तो कर सकते हैं, बट क्योर नहीं, मतलब खत्म नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इरेडिकेट द हर्पिस वायरस। उसका मतलब क्या है, क्योंकि वो नर्व कैनाल में जाके अंदर बैठ जाता है, और फिर जैसे ही कोई ट्रिगर होता है, ट्रिगर क्या होता है कि कई पेशेंट्स में सन एक्सपोजर तक से हमने देखा है कि उसको ट्रिगर हो जाता है। सन एक्सपोजर, कई फीमेल्स में बहुत सारे में हमने देखा है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर वो कई बार ट्रिगर होता है। फिर कोई दवाइयाँ अगर चल रही हैं, कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, जिसमें इम्यूनिटी अगर इफेक्ट होती है तो उसकी वजह से वो ट्रिगर हो सकता है। कोई बीमारी हुई है, ऑटोइम्यून डिजीज, या किसी भी तरह से कोई इंजरी हुई है, बहुत स्ट्रेस है, तो ये सारे ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से ये वापस आ सकता है। अब क्या है कि कुछ पेशेंट्स में तो ये बहुत सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता है और कुछ नहीं करता। कुछ पेशेंट्स में क्या करता है कि वो रिकरेंस होते हैं। रिकरेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे वो बैठा हुआ है, कुछ भी ट्रिगर आया वो वापस आ गया। इनफैक्ट कुछ पेशेंट्स में साल भर में हमने 4 या 5 बार भी रिकरेंस देखा है। तो ये रिकरेंस को क्यों हमें ध्यान रखना होता है? रिकरेंस का मतलब है बाहर आएगा, दोबारा से ऐसे लीजन देगा, और साथ में जब ये लीजन आती है उसके साथ में बड़े सारे बाकी सिम्टम्स भी होते हैं, प्रोड्रोमल सिम्टम्स जिसे बोलते हैं हम, कि फीवर आ सकता है, लिम्फेडेनोपैथी हो सकती है, ऐसे सूजन हो सकती है, पेशेंट्स इरिटेटेड रहते हैं, और साथ में फिर वो अल्सरेट और या फिर ब्लिस्टर्स की तरह से प्रेजेंट करता है। तो इसका ट्रीटमेंट अलग है कि अगर 1-2 बार हुआ और अगर रिकरेंस ज्यादा हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। हर्पिस का ट्रीटमेंट कैसे होता है? अब हर्पिस के ट्रीटमेंट के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो एंटीवायरल है, जो एंटीवायरल मेडिकेशंस हैं, ये क्या करती हैं? सिम्टम्स को कम करती हैं, आपके ओवरऑल जो रिकरेंस है उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करेगी। सिम्टम्स कम हो गए, रिकरेंस की फ्रीक्वेंसी कम हो गई। जो ड्यूरेशन है, मतलब क्या है कि अगर वो ब्लिस्टर्स बनने में बड़े 8 दिन 10 दिन तक वो ब्लिस्टर रहेगा, तो उसकी ड्यूरेशन को कम करेगी। सो रिमेंबर, ड्यूरेशन को कम कर देगी, सिम्टम्स को कम कर देगी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकरेंसेस को ट्रीटमेंट कम कर देता है। तो स्पेसिफिक मेडिसिन है, मेडिसिन अच्छी हैं, तो ये दवाइयाँ जो काम करती हैं, ये दवाइयाँ आपके इस सब को कम करेंगी। अभी लेकिन साथ में हमें एक और बात है कि वो है कि कुछ केसेस में क्या होता है कि आउटब्रेक्स होते हैं। मतलब क्या है आउटब्रेक्स का? मतलब क्या हुआ, जैसे एक बार हुआ और उसको हमने ट्रीट किया, तो हमारे पास एंटीवायरल मेडिकेशंस हैं। टिपिकली हम 1 से 2 हफ्ते के लिए ट्रीट करते हैं और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। बहुत सारे केसेस में, इनफैक्ट ओरल हर्पिस में बिना सिम्टम्स के, बिना ट्रीट किए भी अगर छोटे मोटे ब्लिस्टर्स आते हैं, वो अपने आप सेल्फ रिकवरी भी हो जाती है। लेकिन अगर रिकरेंस हो रहा है, तो रिकरेंस का मतलब क्या है कि अगर 4 या 5 बार, इनफैक्ट जो डेफिनेशंस है वो ये बोलती हैं कि अगर आपके साल में 6 बार से ज्यादा रिकरेंस हो रहे हैं, मतलब बार बार रिकरेंस हो रहे हैं और 6 से ज्यादा है, तब हमें उसको सप्रेसिव थेरेपी में डालना पड़ता है। तो सप्रेसिव थेरेपी क्या होती है कि आपने जो 1 से 2 हफ्ते के लिए ट्रीट किया, उसको हम बोलते हैं एपिसोडिक ट्रीटमेंट। और सप्रेसिव थेरेपी होती है जिसमें हमें लंबा टाइम के लिए ट्रीट करना पड़ता है, ताकि वो रिकरेंस को हम बचा सकें और ट्रांसमिशन को रोक सकें। आज बात करेंगे हर्पिस की डायग्नोसिस के बारे में। तो हर्पिस को डायग्नोस कैसे करते हैं? देखिए, हर्पिस के डायग्नोसिस के लिए मेनली क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, मतलब डॉक्टर्स को एग्जामिन करना है और क्लिनिकली डायग्नोस करना है। अब उसमें 2 तरह के हम सैंपल भी ले सकते हैं। सैंपल में क्या होता है कि जब ब्लिस्टर आता है, जो सबसे अच्छा सैंपल है, जो सबसे अच्छी डायग्नोसिस है, वो क्या है, जब ब्लिस्टर बन रहा है, जैसे आप देख रहे हैं ब्लिस्टर जो बना हुआ है, ऐसे फ्लूइड फील्ड है, हम क्या करेंगे, उससे ना स्वैब लेते हैं, उसके थ्रू लेते हैं, मतलब एक उसे रप्चर करते हैं और उसका सैंपल लेते हैं, और उसके सैंपल को फिर हम वायरल उसको जांचते हैं, मतलब खुद से देखते हैं। दैट इज कॉल्ड एज PCR टेस्टिंग। तो ये सबसे अच्छा और एक्यूरेट टेस्ट होता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि बहुत सारी जगह पर इसकी सीरोलॉजी भी की जाती है। सीरोलॉजी इज जिसमें हम ब्लड का सैंपल लेके भेजते हैं। तो सीरोलॉजी में क्या करते हैं, 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक IgM टेस्टिंग होती है और IgG टेस्टिंग होती है। अगेन इफ आई रिपीट इट, प्लीज रिमेंबर फॉर ऑल द मेडिकल प्रोफेशनल्स ऑल्सो, IgM टेस्टिंग फॉर हर्पिस इज नॉट रिकमेंडेड।
भर भर के IgM के लोग कराते हैं, इससे कोई फायदा होता नहीं है। इट डज नॉट चेंज एनीथिंग, नंबर 1। सेकेंड, जो IgG टेस्टिंग है वो रिकमेंडेड है, लेकिन IgG टेस्टिंग में भी 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है याद करने की। कब कराया जा रहा है वो टेस्ट। अगर IgG टेस्ट आप बहुत जल्दी कराएंगे तो उसकी एक्यूरेसी नहीं रहेगी, उसमें हार्डली 50% सेंसिटिविटी होती है। सो जो सबसे अच्छी उसकी सेंसिटिविटी IgG टेस्टिंग की वो 3 महीने पर होती है। तो अगर एक्सपोजर के 3 महीने बाद आप कराते हैं तो इट इज मोर देन 90% सेंसिटिव। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर कि कब हमें IgG टेस्टिंग करनी है। और दूसरा, एक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्क्रीनिंग ऑफ हर्पिस बाय सीरोलॉजी, मतलब IgM या IgG स्क्रीनिंग जनरल पॉपुलेशन में इट इज नॉट रिकमेंडेड, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो नहीं करनी चाहिए। सो कुछ ना पेशेंट से सवाल पूछे हुए हैं हर्पिस के बारे में, तो वो भी मैंने सोचा कि आपको उसका आंसर दिया जाए। तो एक सवाल है कि क्या कॉन्डोम से हर्पिस प्रिवेंट होता है? तो कॉन्डोम से प्रिवेंट होता है हर्पिस, लेकिन 100% नहीं हो सकता, क्योंकि ओरल हर्पिस भी ट्रांसमिट होता है जो कॉन्डोम से आप नहीं रोक सकते। इनफैक्ट जो जेनाइटल एरिया है वहां पर तो आप रोक सकते हो, बट उसके अलावा आसपास भी इलाके में कई बार हर्पेटिक ब्लिस्टर्स होते हैं, एनल कनाल में भी ब्लिस्टर्स होते हैं। तो क्या होगा कि अगर उससे टच होगा तो टच करने से, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से भी हर्पिस होता है, इसीलिए सिर्फ कॉन्डोम से उसे नहीं रोक सकते। ठीक है। फिर एक सवाल है, क्या वैक्सीन है हर्पिस की? हर्पिस की अभी कोई वैक्सीन नहीं है, ट्रायल्स आर गोइंग ऑन, बट देयर इज नो वैक्सीन फॉर हर्पिस। कैन यू गेट मैरिड विद हर्पिस? यस, वेरी वेल, यू कैन डू दैट। सो जब हर्पिस हुआ, जब एक्टिव लीजन है, उस वक्त स्प्रेड के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। मतलब क्या है, लीजन आने से थोड़े दिन पहले और लीजन होने के थोड़े दिन बाद। तो अगर आप एंटीवायरल मेडिकेशंस पर हैं तो थोड़े दिनों के अंदर भी वो स्प्रेड खत्म हो जाता है, और वेरी वेल यू कैन ऑलवेज डू दैट। ऐसा नहीं है कि अगर एक्टिव लीजन नहीं है उस वक्त आप स्प्रेड कर रहे होंगे, तो वो ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद एक सवाल है, कैन यू क्योर हर्पिस? सो आप क्योर नहीं कर सकते हर्पिस को, आप उसको बस दबा के रख सकते हैं। उसमें कुछ सप्रेसिव थेरेपी होती है कुछ केसेस में जिनको बार बार होता है उनके लिए, पर अदरवाइज क्योर नहीं कर सकते। वो हर्पिस हमेशा, एक बार हो गया तो वो हमेशा बॉडी में रहता है। थैंक यू।